हे गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट स्टोरी फॉर प्रिंट बेकी और इसका नाम है मोहब्बत हो गई तुमसे। स्टोरी के स्टार्ट में हमें फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक रूम जिसके अंदर एक लड़की धीरे धीरे बेहोश हो रही थी। उसकी दोस्त ने जो ड्रिंक उसे दिया था उसकी वजह से अब वो ठीक से अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वो दोस्त जिस पर वो दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी, वो दोस्त जिसकी स्माइल उसे आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करती थी, आज वो स्माइल उसे अच्छी नहीं लग रही थी। अपनी उस दोस्त से वो नफ़रत और घिन महसूस कर रही थी। उसकी दोस्त धीरे से उसके करीब आती है और उसके कान में कहती है, बेबी बस थोड़ी देर, शुरू में तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा लेकिन फिर सब ठीक हो जाएगा। और उसने महसूस किया कि उसकी दोस्त को भी उसकी टीचर और उसके हस्बैंड की तरह उससे सिर्फ़ एक ही चीज़ चाहिए, उसका पोसेशन। बेहोश होने से पहले जो आखिरी चीज़ उसने महसूस की वो उसके कपड़ों का उतारा जाना था। रेबेका पैट्रिशिया आर्मस्ट्रॉन्ग, इस लड़की ने 22 साल की उम्र में बहुत सारे दर्द सहे थे, लेकिन आज इस सिचुएशन में जहाँ पर वो अपने दर्द को बयान भी नहीं कर पा रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ ही क्यों हो रहा है। उसकी आंख से एक आंसू गिरता है और उसके होंठ सिर्फ उसी इंसान का नाम लेते हैं जो शायद उसकी इन सारी तकलीफ़ों की वजह है कहीं ना कहीं। फ्रीन, कहाँ हो तुम? स्टोरी मूव होती है 2 साल पहले, जहाँ पर बेकी अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। अभी 3 ही दिन तो गुजरे थे, उसके पेरेंट्स को एक कार एक्सीडेंट में गए। उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई थी। 3 दिन पहले उसके घर में बहुत सारी खुशियाँ थी क्योंकि उसने अपना थाईलैंड के सबसे बड़े कॉलेज के अंदर अपना एंट्री टेस्ट पास किया था। वो सब लोग रेस्टोरेंट जाने वाले थे रात को उसकी कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन लाइफ चेंज इन अ बिट। उसके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई और पिछले 3 दिन में जो पहली चीज़ उसने अपने कानों में जाती महसूस की वो बाहर बैठे उन लोगों की आवाज़ें थीं जिनमें से कोई भी उसकी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। उसके अंकल और उसकी आंट जो उसके फादर के करीबी रिलेटिव्स थे, वहाँ पर बैठकर एक दूसरे से लड़ रहे थे और एक दूसरे को कह रहे थे कि वो बेकी की ज़िम्मेदारी ले लें। उसके अंकल कहते हैं, तुम्हें पता है मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने तुम्हें कितना सपोर्ट किया है, तुम्हारे बिज़नेस को खड़ा करने में कितनी मदद की है। आज अगर उनकी बेटी पर बुरा वक्त आया है तो तुम उसे अपने घर क्यों नहीं ले जाती? ये उसके अंकल ने उसकी आंट से कहा। अरे मैंने अभी तो स्टार्टअप किया है और वैसे भी तुमने समझा क्या है, मेरे पास क्या कोई ख़जाना है? सब लोग जानते हैं कि उनके कार क्रैश में गुजरने के बाद सारे प्रोजेक्ट्स बीच में ही रुक गए हैं और जो भी लोन उन्होंने बैंक से लिया था वो अगर तुम और मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी मिलाएं तो नहीं कर सकते। भला इतना बड़ा लोन लेने की ज़रूरत ही क्या थी? एक ही तो बेटी थी उनकी, और अब क्या किया जा सकता है? जो भी हो, इसका कुछ ना कुछ तो हल करना पड़ेगा। हम बेकी को यहाँ नहीं छोड़ सकते। हाँ, कुछ दिन में बैंक ये घर भी सीज़ कर देगा। वो दोनों एक दूसरे से इसी तरह से लड़ रहे थे। कोई भी बेकी को अपने घर ले जाना नहीं चाहता था। इतना बड़ा लोन मैं कैसे चुकाऊंगा? मेरे पास भी तुम्हें पता है बिज़नेस में अभी कुछ दिन पहले ही बहुत बड़ा लॉस हुआ है। ये एक चमत्कार है कि मैं अभी भी यहाँ बैठकर बात कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं तो फ्यूनरल के बाद ही चला जाता। वो दोनों इसी तरह से लड़ रहे थे तो मिस्टर चंकी मान, जो उसके डैड के बहुत अच्छे दोस्त थे, जिनका उनसे कोई ब्लड रिलेशन नहीं था, लेकिन जब भी वो उनसे मिलती थी तो एक अपनापन महसूस करती थी, वो बोलते हैं, आप दोनों को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बेकी मेरे साथ जाएगी। और दोनों उसकी तरफ देखते हैं। हाँ, मैं बेकी को अपने साथ बैंकॉक लेकर जाऊँगा और उसकी सारी एजुकेशन और हर चीज़ की ज़िम्मेदारी मैं ख़ुद लूँगा। वो तो ठीक है, लेकिन जो भी बेकी की ज़िम्मेदारी लेगा वो उसके लोन और उसकी सारी जो प्रॉपर्टी है उसका भी ज़िम्मेदार होगा। आप अच्छी तरह जानते हैं ये सब बैंक के पास गिरवी पड़ा है। क्या आप इतना बड़ा लोन चुका पाएंगे?
डोंट वरी, मैं सारी चीज़ें हैंडल कर लूँगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ये कहते हुए मिस्टर चंकी मान बेकी के कमरे में आते हैं। वो एक कोने में अंधेरे में बैठी अपना सर दीवार से टिकाकर न जाने क्या देख रही थी, छत की तरफ। जब मिस्टर चंकी मान आकर उसे कहते हैं बेकी, और वो ध्यान से अपने उस अंकल की तरफ देखती है जिसे उसने कई सालों में सिर्फ 3 से 4 बार, वो भी कैजुअल पार्टीज़ में देखा था, लेकिन आज वो उसके अपने रिश्तेदारों से कुछ ज़्यादा ही अपने लग रहे थे। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम कल मेरे साथ चल रही हो। उनकी आवाज़ में क्या नहीं था, एक बाप की फ़िक्र और बहुत सी अपनाइयत जो उसने पिछले 3 दिनों में बिल्कुल ही खो दी थी। वो उसको करीब आकर गले लगाते हैं और वो जो कि 3 दिन में किसी के सामने एक बार भी नहीं रोई थी, उनके गले लगकर फूट फूट कर एक बच्ची की तरह रोने लगती है। अंकल, वो सिर्फ इतना ही कह पाती है। क्या कुछ नहीं था उसकी आवाज़ में, बेबसी, घर से निकाले जाने का दर्द और एक अजीब सी तकलीफ़ इस बात की कि अब उसे हर चीज़ के लिए किसी और पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। बेकी, बिल्कुल फ़िक्र मत करो, मैं जब तक ज़िंदा हूँ तुम्हारी बहुत केयर करूँगा। मेक श्योर करूँगा कि मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग और मिसेस आर्मस्ट्रॉन्ग जहाँ पर भी हैं तुम्हें देखकर खुश हों। बेकी अपनी आंसू भरी नज़रों से अपने उस अंकल को देखती है और दोबारा उनके सीने से लग जाती है। सीन 2 दिन बाद का मूव होता है, जहाँ पर मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने लॉयर को बुलाया था ताकि वो बेकी के सारी प्रॉपर्टीज़ और उसके लोन को बताए, ताकि वो सेटल करके बेकी को अपने साथ बैंकॉक लेकर जा सकें। सर, लीगल प्रोसेस के हिसाब से जिस तरह का लोन उन्होंने लिया है वो बहुत बड़ा है, और ये जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी गिरवी हैं, यानी कि उन्होंने बैंक से लोन के अलावा भी बाहर से बहुत सारा लोन लिया था। अब बैंक आपको टाइम तो दे सकती है ये लोन उतारने के लिए, लेकिन आपको पता है कि बैंक के भी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं। कोई मसला नहीं, आप मुझे बताइए। दरअसल बात ये है कि आप बैंकॉक तो जाने हैं, डेफिनेटली आप चाहें तो एक बारी में भी ये सारा लोन बैंक को चुका सकते हैं, लेकिन बैंक के प्रोसेस के हिसाब से आपका मिस बेकी के और लीगली भी आपका मिस बेकी के साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। इसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप नहीं कर सकते। क्या मतलब? अगर इसके लिए कोई लीगल प्रोसेस है तो मैं करने को तैयार हूँ। क्या मैं बेकी को गोद ले लूँ? नहीं सर, बेसिकली इन सारी प्रॉपर्टी और इन सारी चीज़ों की ज़िम्मेदार मिस बेकी हैं, तो लोन ऑटोमेटिकली उनके नाम पर शिफ्ट हो जाएगा। और क्योंकि वो कोई काम नहीं करती, अभी बहुत छोटी हैं और उनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, तो लोन तो उनके नाम पर ही रहेगा। और जब तक लोन कंप्लीट नहीं हो जाता उससे पहले मिस बेकी जो है वो फुकेट छोड़कर नहीं जा सकती। ठीक है, लोन की अमाउंट बहुत बड़ी है, डेफिनेटली मैं ये लोन चुकाने के लिए तैयार हूँ, बट मुझे भी कुछ टाइम चाहिए। मैं एक चंक में तो इसे नहीं पे कर सकता, और मुझे बेकी को हर हाल में फुकेट से बैंकॉक लेकर जाना है। मैं बहुत और ज़्यादा दिन बैंकॉक में नहीं रुक सकता। आप इसका कोई तरीका बताइए जिससे ये सब कुछ जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। क्या मैं बेकी को गोद ले लूँ? सर, आप उसके गार्डियन बन सकते हैं, लेकिन आप उसको गोद नहीं ले सकते, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी और हर चीज़ बेकी के नाम पर है। और सेकेंडली वो अब 18 साल से बड़ी है, तो वो हर चीज़ का पोसेशन खुद रखती है, इसलिए आप उसको गार्ड कर सकते हैं, लेकिन आप उसको गोद नहीं ले सकते, वो उस एज में नहीं है। तो फिर क्या है इसका तरीका, मुझे आप बताइए। सर, अगर बेकी आपकी फैमिली मेम्बर होती तो ये बहुत पॉसिबल था, लेकिन आपका उसके पेरेंट्स के साथ भी कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर बेकी का आपकी फैमिली के साथ कोई ऐसा रिलेशन, कोई ब्लड रिलेशन या कोई ऐसा रिलेशन शो होता है जिसकी वजह से आप लोन आपके ऊपर शिफ्ट किया जा सकता हो, तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं। क्या मतलब? लॉयर ने डरते डरते कहा। मतलब ये कि अगर बेकी आपकी बहू बन जाती है तो इस सिचुएशन में जो भी आपके बेटे का है
उसमें बेकी का 50% शेयर बनेगा और डेफिनेटली बेकी का भी जो कुछ है उसकी टेक केयर उसके हस्बैंड कर सकते हैं। इस सिचुएशन में आप लोगों के पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होगी और बेकी यहाँ से जा सकती है। यू मीन फ्रीन और बेकी की शादी कर दें? लॉयर आगे कुछ नहीं कह पाता क्योंकि उसको इस बात का हक नहीं था। मिस्टर चंकीमान कुछ सोचते हैं और अपना सर सोफे से टिका लेते हैं। फ्रीन, लेकिन मैं उसे मनाऊंगा कैसे? और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर किसी को स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आगे अपडेटेड रहने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।